Hello everyone, welcome to all of you on your own channel Wings of Mathematics। मेरा नाम है आलोक दुबे और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछला सेशन जरूर देखा और पिछला लेक्चर जरूर देखा होगा। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देख लो, फिर इस पर आइएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम्स ऑफ यूनिट पढ़े थे। कौन कौन सा सिस्टम हमने पढ़े थे? 4 सिस्टम पढ़े थे। कौन कौन से 4 सिस्टम पढ़े थे? एक सीजीएस सिस्टम पढ़ा था, एक एमकेएस सिस्टम पढ़ा था, एक एफपीएस सिस्टम पढ़ा था और आपका एक एसआई सिस्टम पढ़ा था। तो उस दिन हमने क्या कहते हैं, क्या एसआई सिस्टम के एडवांटेजेज है वो बताया था। लेकिन कुछ बच्चों ने ये बताया कि सर हमको क्या कहते हैं, जो आपने एसआई सिस्टम के एडवांटेजेज बताए थे वो ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया है। तो जो एसआई सिस्टम का एडवांटेज है उसको आज एक बार हम और एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने उस दिन क्या कहते हैं, कुछ डेफिनेशंस ऑफ लेंथ मेजर करने के कुछ डेफिनेशंस हमने पढ़े थे। हमें क्या कहते हैं, जो आपके एसआई यूनिट्स हैं, सारी एसआई यूनिट्स है, जैसे मीटर है, एम्पियर है, किलोग्राम है, इन सब की डेफिनेशंस भी पढ़नी है। तो पहले हम आपको एक बार फिर से एसआई यूनिट के एडवांटेजेस बता देते हैं, फिर क्या कहते हैं हम लोग चलेंगे क्या कहते हैं, डेफिनेशंस ऑफ एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो एक बार फिर से आज आपको बता देते हैं। चैप्टर है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हाँ, एडवांटेजेज ऑफ एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट के एडवांटेज क्या क्या हैं? तो हमने सबसे पहला एडवांटेज आपको बताया था, एसआई यूनिट इज कोहेरेंट। इट इज कोहेरेंट। एसआई यूनिट क्या होती है? कोहेरेंट होती है। दूसरा क्या बताया था हमने? इट इज रैशनल। इट इज रैशनल। तीसरा क्या बताया था हमने? तीसरा हमने बताया था इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम। एब्सोल्यूट सिस्टम। चौथा क्या बताया था हमने? इसकी चौथी बताया था हमने, क्या कहते हैं, इट इज अ मीट्रिक सिस्टम। इट इज अ मीट्रिक सिस्टम। तो जो बच्चों को समझ में नहीं आया था वो ये था कि इट क्या कोहेरेंट का मतलब होता है, क्या रैशनल का मतलब होता है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं दोनों में है। तो हम इन दोनों को हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि कोहेरेंट का मतलब क्या होता है। एसआई यूनिट इज कोहेरेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एसआई यूनिट इज कंसिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स। जो आपकी एसआई यूनिट्स है वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स से मिलकर बनी है और इन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हम कोई भी डेराइव्ड क्वांटिटी ऑब्टेन कर लेते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या कहते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब बिना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड किए फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में ही सारी यूनिट्स को डेराइव किया जा सकता है। इसी का मतलब होता है कि इट इज़ कोहेरेंट। इट मीन्स एसआई यूनिट इज कोहेरेंट। इसका मतलब ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ऑल द डेराइव्ड क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द फंडामेंटल यूनिट्स। बिना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किए हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको पता है कि क्या कहते हैं, एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट एक डेराइव्ड फंडामेंटल यूनिट है। डेराइव्ड यूनिट है आपका फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। तो आप लोग पढ़े हो
फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये पढ़े हो, 10th में पढ़े हो, 9th में पढ़े हो, इसमें तो पढ़ना ही है। इसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देते हैं क्या होता है। देखिए, आपको 1 न्यूटन लिखना है। ये क्या है, आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसको आपको फंडामेंटल यूनिट के टर्म में लिखना है। ये आपकी एक डिराइव्ड यूनिट है। न्यूटन एक डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड एसआई यूनिट है। इसको फंडामेंटल यूनिट के टर्म में कैसे लिखा जाता है, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होगा, ये क्या हो गया आपका 1, या न्यूटन इक्वल टू क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई बात। देखो, न्यूटन को हमने फंडामेंटल यूनिट के टर्म में क्या कर दिया, लिख दिया। हमें कोई किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये क्या है आपका, ये कोहेरेंट का मतलब है। जैसे आपको वर्क यूनिट पता है क्या होती है, जूल। जूल इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। इसको हमने क्या लिख दिया, न्यूटन आपका क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। ये क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एडवांटेज है एसआई यूनिट का कि किसी भी डेराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट के टर्म में डिस्क्राइब किया जा सकता है। आई थिंक आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोहेरेंट का मतलब यही है कि इस यूनिट से किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी को, किसी भी डेराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट के टर्म में ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, अगला है आपका क्या कहते हैं, इट इज़ अ रैशनल सिस्टम। रैशनल सिस्टम का मतलब क्या होता है, रैशनल सिस्टम का मतलब ये है किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का केवल और केवल एक ही यूनिट होता है। एसआई सिस्टम में एक फंडामेंटल क्वांटिटी का केवल और केवल एक यूनिट होता है। जिसका मतलब ये है कि जैसे आपने एनर्जी लिया, एसआई सिस्टम में चाहे आप मैकेनिकल एनर्जी लो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लो, चाहे हीट एनर्जी लो, सब की यूनिट जूल होती है। व्हाट आई एम सेइंग, एसआई सिस्टम में एनर्जी की यूनिट क्या होती है, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, या आपकी क्या कहते हैं हीट एनर्जी हो, सब की यूनिट क्या होगी, जूल होगी। लेकिन जैसे ही आपने एमकेएस सिस्टम में लिया, एमकेएस सिस्टम में क्या हो जाएगा आपका, हीट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, हीट की यूनिट क्या हो जाएगी, कैलोरी हो जाएगी। हीट की यूनिट कैलोरी हो जाएगी। और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी की कैलोरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वॉट आर, और क्या कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी की जूल हो जाएगी। तो एमकेएस सिस्टम में 3 टाइप की एनर्जी ली हमने, 3 यूनिट मिली। लेकिन एसआई सिस्टम में 3 टाइप की एनर्जी थी, लेकिन सब की यूनिट जूल थी। इसका मतलब ये है कि ये रैशनल है। रैशनल का मतलब कि एक फिजिकल क्वांटिटी की, वो चाहे अलग अलग टाइप, अलग अलग तरीके से हो, वो केवल और केवल एक ही यूनिट कंटेन करेगा। ठीक है, तीसरा हमने ये बताया था, इट इज़ एन एब्सोल्यूट सिस्टम। इट मीन्स इट हैज़ नो ग्रेविटेशनल यूनिट। इसकी कोई भी ग्रेविटेशनल यूनिट नहीं होती है। जैसे आप लोग क्या कहते हैं 9th या 10th में फोर्स में पढ़े होंगे कि क्या कहते हैं, फोर्स की जो ग्रेविटेशनल होती है वो क्या होती है, किलोग्राम वेट। किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स बोला जाता है, KGF। आई बात समझ में। तो एसआई सिस्टम में कोई भी ग्रेविटेशनल यूनिट नहीं होती है। चौथा हमने बताया कि इट इज़ अ रैशनल सिस्टम, सॉरी इट इज़ अ मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम से मतलब ये होता है कि जितने भी क्या कहते हैं आपको मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, उनको 10 की पावर्स में ऑब्टेन किया जा सकता है। जितने भी यूनिट्स हैं, जितनी भी यूनिट्स हैं, उनके मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स आपको फाइंड करने हैं, तो आप 10 की पावर में ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये मीट्रिक सिस्टम है। तो ये 4 एडवांटेज हैं किसके, एसआई सिस्टम के, ओवर एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एफपीएस, सीजीएस या एमकेएस के अकॉर्डिंग क्या एडवांटेज है एसआई यूनिट के, ये सारी क्या कहते हैं आपके एडवांटेजेज है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ चलते हैं तुरंत। अगला हमें क्या देखना है, अगला हमें देखना है डेफिनेशंस पढ़ रहे थे हम लोग, मीटर की डेफिनेशन पढ़ लिए थे, नोट कर लिए इसको ना। हम लोग मीटर की डेफिनेशन पढ़ लिए थे, अब हमें पढ़ना है किलोग्राम की डेफिनेशन पढ़नी है, हमें एम्पियर की डेफिनेशन पढ़नी है, हमें सेकेंड की डेफिनेशन पढ़नी है। ये सारी डेफिनेशन हमें पढ़नी है, जल्दी से नोट करिए। ठीक है, चलिए, हमने उस दिन किस किस डेफिनेशन पढ़ी थी, मीटर की पढ़ ली थी। आज हमें पढ़ना है किलोग्राम की डेफिनेशन।
किलोग्राम को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल सी डेफिनेशन है। वैसे तो क्या कहते हैं, नॉर्मली बहुत सारी डेफिनेशन जो क्या कहते हैं, पेरिस में एक लैब जहाँ पे क्या कहते हैं एक प्लेटिनम और इरिडियम का प्रोटोटाइप रखा गया है, सिलेंड्रिकल शेप में है। एक प्लेटिनम और इरिडियम का सिलेंडर रखा गया है जिसके मास को 1 किलोग्राम माना गया है। हम आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बता देते हैं कि 1 किलोग्राम का एक्चुअल मतलब क्या होता है। क्या होता है 1 किलोग्राम? 1 किलोग्राम को आप डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करेंगे? मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर at 4 डिग्री सेल्सियस is known as 1 किलोग्राम। 1 लीटर वाटर ले लीजिए, उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रखिए, तो जो उसका मास होता है वही क्या कहलाता है आपका 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 लीटर वाटर का जो मास होता है वही क्या कहलाता है आपका 1 किलोग्राम कहलाता है। अच्छे से समझ में आया होगा। मास की और यूनिट्स क्या हैं, थोड़ा बड़ी यूनिट्स क्या हैं या छोटी यूनिट्स क्या हैं? अच्छा, उस दिन हमने बताया नहीं था आपको, आज बता देता। पहले इसको नोट करिए जरा सा, डेफिनेशन नोट कर लिए। द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज 1 किलोग्राम। ठीक है, एक वो है इससे आप याद कर लीजिएगा। आपने लिखा किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। ठीक है, ये आप ऑर्डर याद कर लीजिएगा। अगर आपको क्या कहते हैं कोई भी यूनिट आपको कन्वर्ट करना है, जैसे आपको ये निकालना है कि 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, तो इसके नीचे 1 लिखिए, 3 जीरो बढ़ा दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। और अगर आपको इधर से इधर जाना है तो सिंपली जीरो बढ़ाते जाइए, और अगर आपको इधर से इधर आना है तो 1 अपान में करके जीरो बढ़ाते जाइए। जैसे आपको अगर आपको निकालना है कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 1 अपान में कितने जीरो, 1 2 3, 1 अपान में इतना किलोग्राम। इसको और सिंपली कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर -3 किलोग्राम। कहने का मतलब ये हो गया आपका 1 ग्राम इक्वल टू 10 की पावर -3 किलोग्राम। ये यूनिट कन्वर्ट करने का तरीका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है। यही यूनिट और मेजरमेंट पढ़ने का क्या है, प्रॉफिट है, कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमने बताया कि इधर से इधर जाएंगे तो क्या करेंगे, इधर से इधर जाएंगे तो 1 के साथ जीरो बढ़ाते जाएंगे, और अगर इधर से इधर आएंगे तो 1 के अपॉन में जीरो बढ़ाते जाते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। आपको जैसे 1 सेंटीग्राम में कितना ग्राम होता है, आपको इधर आना, 1 सेंटीग्राम में कितना ग्राम होगा, 1 अपान में 100 ग्राम। इट मीन्स 1 क्या हो जाएगा आपका, ये 10 की पावर -2 ग्राम होगा। 1 सेंटीग्राम इक्वल टू 10 की पावर -2 ग्राम। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये लेंथ की यूनिट के लिए भी एप्लीकेबल है, वॉल्यूम की यूनिट के लिए भी एप्लीकेबल है, और मास की यूनिट के लिए भी एप्लीकेबल है। कहने का मतलब कि अगर आपको लेंथ निकालना है तो यहाँ क्या कर दीजिए आप, किलोग्राम की जगह आप किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। और वॉल्यूम निकालना हुआ आप लीटर के टर्म में कर दीजिए, किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, लीटर, डेसी लीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। कहीं पर भी यूनिट कन्वर्ट करनी होगी आप अच्छे से कन्वर्ट कर ले जाओगे। ठीक है, ये समझ में आया आपको। ये क्या हो गया। और बड़ी यूनिट्स मास की क्या होती है, मास की आपको और बड़ी यूनिट्स निकालनी है तो कैसे निकालोगे, हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन क्या कहते हैं सारा टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो अभी अभी 10th पास करके आए हैं। जो पहले पढ़ चुके हैं उनको ये लगेगा कि बहुत छोटी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन जो अभी अभी पढ़ के आए हैं उनको ये अच्छे समझ में आएगी, उनको ये पढ़ना है। ठीक है,
तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और लेके जाएंगे हाईएस्ट लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं, एक और टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, और आप लोग रेगुलरली पढ़ते रहिए। एक वीडियो का सीक्वेंस बना लीजिए, हाँ एक सीक्वेंस में सारे वीडियोज आप लोग देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। नोट कर लिया आपने। और यूनिट्स हम बता देते हैं। मास की और क्या क्या यूनिट्स होती हैं? मास की और यूनिट होती है जैसे क्या कहते हैं, किलोग्राम हो गया और क्विंटल हो गया। एक क्विंटल में कितना केजी होता है? 100 केजी होता है। और एक मीट्रिक टन 10 क्विंटल होता है। या एक मीट्रिक टन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 1000 केजी या 10 की पावर 6 ग्राम, ठीक है। ये मास की कुछ बड़ी यूनिट्स हैं, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। तुरंत हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगली डेफिनेशन हमको पढ़नी है किसकी? 1 सेकेंड की, या सेकेंड की डेफिनेशन पढ़नी है। जितनी भी एसआई यूनिट्स हैं, सॉरी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल एसआई यूनिट्स हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, कवर कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। नोट कर लियोगे आप लोग? ठीक है, मिटा देते हैं। याद रखिएगा। ओके, किलोग्राम हो गया आपका। अब एक सेकेंड लेते हैं। सेकेंड की डेफिनेशन क्या होगी? 1 सेकेंड इज द टाइम इंटरवल। 1 सेकेंड is the time interval in which the cesium-133 atom vibrates 9192631770 vibration in atomic clock। क्या बोला हमने? 1 सेकेंड इज द टाइम इंटरवल, लिख देते हैं। 1 second is the time interval in which cesium-133 atom completes 9192631770 vibrations in एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक में cesium-133 जितने टाइम में इतनी बार वाइब्रेट करता है, इतने बार वाइब्रेट, जिस टाइम इंटरवल में cesium-133 एटॉमिक क्लॉक पे इतने बार वाइब्रेट करता है, वही टाइम इंटरवल क्या होता है आपका? 1 सेकेंड होगा। थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है लेकिन है आसान, कि इतना वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, इतना वाइब्रेशन कंप्लीट करने में cesium-133 को एटॉमिक क्लॉक पे जितना टाइम लगता है, वही टाइम क्या होता है हमारा? 1 सेकेंड होता है। 1 सेकेंड इज द टाइम इंटरवल इन विच cesium-133 एटम कंप्लीट दिस नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन एटॉमिक क्लॉक। अच्छे से समझ में आया? ये क्या है आपका? 1 सेकेंड की डेफिनेशन हो गई। जल्दी से नोट करिए हम लोग, आप लोग। आगे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ चलते हैं किस पर? एम्पियर की डेफिनेशन में बढ़ चलते हैं। नोट कर लिया ना? समझ में आ गया होगा आपको। सेकेंड के बाद है आपका एम्पियर। एम्पियर क्या है, इसको ध्यान समझिएगा।
अगर दो पैरेलल वायर्स हैं इनफाइनाइट लेंथ के, अगर दो पैरेलल वायर्स हैं इनफाइनाइट लेंथ के, और क्या कहते हैं इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 1 मीटर है, इनमें करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर दोनों इनफाइनाइट लेंथ के हैं और जो इनकी क्रॉस सेक्शन एरिया है वो नेग्लेजिबल है, और ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो जो करंट इसमें फ्लो होगा क्या होगा 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, ठीक है। वैसे इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन है 12th क्लास में है, जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसको ये पढ़ा जाता है, वहीं से ये डेफिनेशन आई हुई है। लेकिन आपको अभी ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेनी है। कैसे याद कर लेनी है कि 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट, या 1 एम्पियर इज द करंट दैट फ्लोज इन टू पैरेलल कंडक्टर्स having negligible cross area and infinite length when the distance between these two conductors is 1 meter and it experiences a force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर। समझ में कुछ नहीं आया क्या हम बोल दिए? देखिए ध्यान समझ लीजिए क्या कहते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन लंबी है, इसको हम लिखेंगे नहीं, ध्यान सुनिएगा कैसे क्या कहते हैं, आप लोग लिखोगे या लिख दें, आई थिंक आप लोग लिख जाओगे। बस समझ लिए एक्चुअली 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है। हमने बताया कि ये दो पैरेलल क्या है, आपके दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, इनकी लेंथ इनफाइनाइट है, इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, और ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तब जो करंट उसमें फ्लो हो रहा होगा वो कितना होगा 1 एम्पियर होगा। 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट फ्लोज इन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैविंग नेग्लेजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर एंड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। इतना फोर्स जब एक्सपीरियंस करेगा तभी इसमें क्या होगा, जो करंट की वैल्यू होगी कितनी होगी 1 एम्पियर होगी। समझ आई बात? सिंपल से आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे आपने पढ़ा है I = Q/T। If 1 coulomb of charge flows in the conductor in 1 second, then the current in the conductor will be 1 ampere। अगर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है तो कहने का मतलब ये है कि उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन साइंटिफिक डेफिनेशन आपकी यही है, ठीक है। और इससे भी आप डिफाइन कर सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन आपको मेनली इसको भी याद करना है, ठीक है। यहाँ से कैसे होगा, इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोज इन द कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन द करंट इन द कंडक्टर विल बी 1 एम्पियर। सिंपल सी बात है, अगर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है कंडक्टर में तो उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा होगा 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। अगली डेफिनेशन क्या है आपकी, केल्विन है, ठीक है। मिटा दे इसको ना। आगे आपका केल्विन। अब ये केल्विन क्या है, ये भी क्या है आपका, क्या कहते हैं, ये टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है, SI यूनिट है, ठीक है। 1 केल्विन को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 केल्विन इज द One Kelvin is the one upon में 273.16 part of thermodynamic टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ
ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है इसका मतलब? 1 केल्विन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो कि वाटर का ट्रिपल पॉइंट है, उसका कितना पार्ट होता है? 1/273.16 पार्ट। 1 केल्विन इज द 1/273.16 पार्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। डेफिनेशंस आप लोगों को बहुत अच्छे से, हमें नहीं लगता कि समझ में आ रही है, डेफिनेशंस आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें समझना क्या है, वैसे इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है, फिजिक्स में कुछ भी याद नहीं किया जाता है, क्या किया जाता है? समझा जाता है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि 1 केल्विन इज द दिस पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब ये होता है कि जब वाटर के वेपर फेज, सॉलिड फेज और लिक्विड फेज को एग्जिस्ट करते हैं, द टेम्परेचर एट विच ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर को एग्जिस्ट, जिस टेम्परेचर पर वाटर के तीनों फॉर्म को एग्जिस्ट करते हैं वही क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसको हम लोग 11th में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में 11th में ही पढ़ेंगे कि एक्चुअली ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है। अभी आप समझ लीजिए क्या है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब ये है कि वो टेम्परेचर जिस पर वाटर के तीनों फॉर्म्स को एग्जिस्ट करते हैं। आई बात समझ में? ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, जल्दी से हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा दिया जाए इसको ना। अगली डेफिनेशन है आपकी है आपका मोल। मोल क्या होता है? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains as many as elementary particles that carbon 0.012 kg of carbon 12 contain। एलिमेंट, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जिसमें उतने ही पार्टिकल होते हैं, जितने कि कार्बन 12 के इतने केजी में पाए जाते हैं। जैसे कार्बन 12 है, आपके पास कार्बन 12 आइसोटोप है, उसका आपने इतना केजी ले लिया, तो इतने केजी में जितने पार्टिकल पाए जाएंगे, इतने कार्बन 12 के इतने केजी में जितने एलिमेंट्री इंटाइटीज पाए जाएंगे, उतना ही अगर किसी और सब्सटेंस में है वो सब्सटेंस का क्या होगा? 1 मोल। सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए ध्यान से, क्या है इसका मतलब? 1 मोल is the amount of substance that contains as many as elementary entities as carbon 12 of this kg contain। समझ नहीं आया आपको? फिर से देखिए क्या बता रहे हैं हम कि 1 mole is the amount of substance, 1 mole is the amount of substance that contains as many as elementary entities as carbon 12, जितना कार्बन 12 का इतना केजी कंटेन करता है। कार्बन 12 के इतने केजी में जितने एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उतने ही अगर किसी सब्सटेंस में एलिमेंट्री पार्टिकल्स है तो वो सब्सटेंस का कितना होगा? आपका 1 मोल होगा। आई बात समझ में? अच्छे समझ में आए हो है? अगर नहीं है तो एक बार और देख लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है, कि कार्बन 12 के इतने केजी में जितने एलिमेंट्री इंटाइटीज होते हैं वो क्या होते हैं? 1 मोल। तो किसी सब्सटेंस के भी किसी भी सब्सटेंस में उतनी ही इंटाइटीज अगर है तो क्या होगा? आपका 1 मोल होगा। आई बात समझ में? ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। हमें नहीं लगता बहुत अच्छे तो नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी
थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जो डेफिनेशंस हैं एसआई यूनिट जो डेफिनेशन है थोड़ी सी क्या कहते हैं अलग तरीके से लिखी गई हैं, थोड़ा सा हो सकता है याद करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन याद करिए। डायरेक्ट तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन 1 मोल तो हर जगह यूज होता है, 1 मोल तो आप केमिस्ट्री में बराबर यूज करते हो, ठीक है। तो इसकी तो डेफिनेशन अच्छे से आपको याद ही रहनी चाहिए, ठीक है। अगली 2 यूनिट्स आपकी और बची हुई थी, कौन सी अभी एक यूनिट और बची हुई है, कैंडेला, ठीक है। तो कैंडेला क्या है? कैंडेला किसकी यूनिट होती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। तो 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ अ सरफेस, 1 कैंडेला इज द और अगर कोई डेफिनेशन अगर अभी आपको समझ में नहीं आई है जो हमने बताया तो एक बार कमेंट कर दीजिए, अगले दिन उस डेफिनेशन को फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंस 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ अ सरफेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन of a surface 1 upon one candela is the luminous intensity of a surface of 1 meter square in the perpendicular direction of a black body when the temperature is freezing platinum and pressure is 103.325 पास्कल, ठीक है। क्या बताया हमने? 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ध्यान समझिएगा, 1 कैंडेला, वैसे इसको आपको कहीं यूज नहीं करना है, बस इसको देख लीजिए। क्या कहते हैं, नॉर्मल जो 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज है फिजिक्स को, आपको उसी शुरुआत की 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज उन्हीं को याद करना, उन्हीं का यूज करना है, उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। मोल को आप लोग क्या कहते हैं, कहाँ पे यूज़ करोगे? मोल को आप केमिस्ट्री में यूज़ करोगे, और ये इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ अ सरफेस ऑफ 1/6 लाख मीटर स्क्वायर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अ ब्लैक बॉडी व्हेन द टेम्परेचर इज फ्रीजिंग प्लेटिनम एंड द प्रेशर इज दिस। इतने प्रेशर और फ्रीजिंग प्लेटिनम के टेम्परेचर पर किसी ब्लैक बॉडी के इतने मीटर स्क्वायर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितनी लाइट निकलती है वही क्या होता है आपका? ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, 1 कैंडेला होती है, वही ल्यूमिनस इंटेंसिटी 1 कैंडेला होती है। 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ अ सरफेस ऑफ दिस मीटर स्क्वायर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अ ब्लैक बॉडी व्हेन द टेम्परेचर इज फ्रीजिंग प्लेटिनम एंड प्रेशर इज दिस मच। इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पर इतना मीटर स्क्वायर सरफेस से किसी ब्लैक बॉडी से कितनी लाइट इमिट हो रही है, कितना इल्यूमिनेट हो रहा है, वो वही क्या होगा आपका? 1 कैंडेला होगा। समझ आई बात ना? तो ये 1 कैंडेला की डेफिनेशन है। आगे अभी और 2 चीज़ बचा हुआ था,
रेडियन और स्टेरेडियन, आई थिंक उसने हमने बताया था रेडियन और स्टेरेडियन, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। इसको आप अच्छे समझ लीजिएगा, रेडियन और स्टेरेडियन। वन रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे हम? हमने बताया था ये एक सर्कल लिया था, इसमें ये एक आर्क ले लिया। अगर आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल है तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा आपका? 1 रेडियन। इफ द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, if the length of the arc of a circle is equal to the radius of the circle, then the angle subtended at the center of the circle will be 1 radian। अगर किसी सर्कल के आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल है तो वो जो आर्क है वो सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा? 1 रेडियन का एंगल बनाएगा। दैट इज 1 रेडियन इक्वल्स टू, ये भी यस हो गया, ये भी आपका यस हो गया, ठीक है, कट गया, ये कितना हो गया आपका? 1 हो गया। आई बात समझ में? आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल हो गया। आपको पता है कि थीटा इक्वल क्या होता है आपका? आर्क अपान में रेडियस होता है। थीटा इक्वल टू आपका आर्क अपान में रेडियस होता है, तो ये हो गया आपका 1 रेडियन। और नॉर्मली 1 रेडियन कितना होता है? इक्वल टू 57.3 डिग्री होता है। 1 रेडियन का मतलब 57.3 डिग्री होता है, ठीक है। रेडियन का मतलब आपको अच्छे से समझ में आया। If length of the arc of a circle is equal to the radius of the circle, then the angle subtended at the center of the circle will be 1 radian। Any problem? No problem। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगली कौन सी डेफिनेशन है? 1 स्टेरेडियन, ठीक है। स्टेरेडियन ये किस में बनता है? स्फेयर में बनता है। आपने एक स्फेयर लिया, इसका आपने एक एरिया एलिमेंट ले लिया, ये एरिया एलिमेंट, ये आपका मान लिया कि आपका सेंटर है, ठीक है। इसको किसे इंडिकेट करते हैं? कहीं कहीं ओमेगा इस तरह डब्ल्यू के जैसे लिखा रहता है, कहीं कहीं ओम के जैसा लिखा रहता है, तो कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ जगह ओमेगा इस तरीके से लिखा रहता है, कुछ जगह ओमेगा इस तरीके से लिखा रहता है, ठीक है। तो ये मान लिया क्या है आपका? ओमेगा। अगर ये जो एरिया एलिमेंट है, ये जो एरिया एलिमेंट है वो रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए। सॉलिड एंगल क्या बताया था उस दिन हमने? सॉलिड एंगल हमने बताया था द एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एलिमेंट ऑफ अ स्फेयर एट द सेंटर ऑफ स्फेयर इज नोन एज सॉलिड एंगल। किसी भी स्फेयर का जो कोई एरिया एलिमेंट है वो सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो क्या कहलाता है आपका? सॉलिड एंगल कहलाता है। सॉलिड एंगल आपको समझ में आया? तो 1 स्टेरेडियन का मतलब क्या होता है? 1 स्टेरेडियन if the area element of the sphere, if the area element of the sphere is equal to the square of the radius, then the angle subtended by that area element will be equals to 1 स्टेरेडियन। अगर इस एरिया एलिमेंट की जो एरिया एलिमेंट है वो इसकी रेडियस की स्क्वायर के इक्वल हो जाए, जैसे हमने बताया था आपको ओमेगा इक्वल टू क्या है आपका? a अपान में आर स्क्वायर, या डी ओमेगा इक्वल्स टू डी ए अपान में आर स्क्वायर। तो इफ डी ए इक्वल्स टू आर स्क्वायर देन डी ओमेगा इक्वल्स टू डी ए अपान में, डी ए कर देते हैं, ये कट गया आपका, ये क्या हो जाएगा आपका? 1 स्टेरेडियन, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई ना? 1 स्टेरेडियन इज द एंगल सबटेंडेड, सॉरी, if the area element of the sphere is equal to the square of the radius of the sphere, then the angle subtended at the center of the sphere will be 1 स्टेरेडियन, ठीक है। और उसी दिन हमने बताया था कि कोई भी सर्कल होल सर्कल सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाता, सॉरी कितने रेडियन का एंगल बनाता है? 2 पाई रेडियन का एंगल बनाता है। और होल स्फेयर कितना एंगल बनाता है? 4 पाई स्टेरेडियन का एंगल बनाता है। आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे नहीं बात अच्छे समझ में? जो ये सारी क्या थी आपकी? यूनिट्स थी। क्या थी? यूनिट्स थी किसकी?
फंडामेंटल यूनिट थी जिसकी हमने डेफिनेशन बताई। अब इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, बार बार देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगले सेशन में, अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से लेंथ मेजर करी जाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से लेंथ मेजर करी जाती है। और उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चलेंगे। हम लोग कई सेशन लेंगे क्या कहते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, छोटा छोटा सेशन करके आगे बढ़ते चलेंगे। लेकिन काम क्या है, आप लोग रेगुलरली वीडियोस देखते रहिए, रेगुलर वे में देखते रहिए, पढ़ते रहिए और नोट आप लोग खुद बनाते रहिए। जो नोट आप खुद बनाओगे वो सबसे अच्छा नोट होता है। अपने आप नोट बनाइए जो हम लिखा रहे हैं। जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कर दीजिए, हम तुरंत उसको अगले दिन बता देंगे। जैसे कल कुछ लोगों ने बताया कि क्या कहते हैं हमको एडवांटेजेज ऑफ एसआई सिस्टम में प्रॉब्लम थी, तो उसको हमने बता दिया आज। अब अगर आप लोगों को किसी और में भी प्रॉब्लम है तो उसको भी हम अगले सेशन में बता देंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग करिएगा अच्छे से, फिर हम लोग अगले सेशन मतलब कल मिलते हैं। और अब हम मैथ का भी लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे कल। ओके, थैंक यू। जो नहीं समझ में आया होगा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके।